Welcome बच्चों. In this session we will discuss about the Newton's third law of motion as well as Newton's second law is the real law of motion, है ना. तो ये हम सब डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले बच्चों ये जान लीजिए कि अगर हम कहें हवा में फोर्स लगाओ, हवा नहीं, हवा में तो ऐसे जैसे मच्छर वगैरह ही है, उड़ते हैं, फोर्स लगता है तभी तो वो ऊपर उड़ रहे हैं. ये जो क्या है, तो इसी तरह से जितने भी बर्ड्स वगैरह उड़ सकते हैं सबके सब हवा में ही फोर्स लगाते हैं तभी वो एज ए रिएक्शन ऊपर जाते हैं. पर हम कहें कि वैक्यूम में फोर्स लगाओ, कहाँ लगाओ, किस पे लगाओ, कहीं नहीं. फोर्स हमें लगाने के लिए या एक्सपीरियंस होने के लिए हमेशा दो ऑब्जेक्ट चाहिए. एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन करेगा तो दूसरे ऑब्जेक्ट का फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर रिएक्शन होता है. सो टू एक्सपीरियंस द फोर्स देयर शुड बी टू एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए. तो अब ये है, यहां कहेंगे कि बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ द फोर्स, ये जैसे मान लेते हैं जी दो बॉडीज हैं, ये फर्स्ट बॉडी हो गई जी, ये सेकंड बॉडी हो गई. दिस वन इज द ए, दिस वन इज द बी. फोर्स इसने लगाया, ये बॉडी ए जो है इसके ऊपर फोर्स लगा रही है एफ ए. ठीक, एफ बी ए कहिए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए. ठीक, और एफ ये ए बी क्या हो जाएगा, एफ ए बी. ये हो गया फोर्स ऑन बी, सॉरी ए ड्यू टू बी. तो देन यू कैन से सिंस बोथ बॉडीज आर इंटरएक्टिंग विद ईच अदर. ठीक है, और सराउंडिंग में और कुछ नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स वगैरह कुछ नहीं सोचना है. तो ऐसे सिचुएशन में कि ये एक एक्शन हो गया तो ये उल्टा उसका रिएक्शन होगा. ठीक है, तो बाय न्यूटन्स, बाय दिस का ये न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो बाय दिस एक्शन एट ए बॉडी विल बी इक्वल एंड अपोजिट टू द रिएक्शन. ठीक है, बाय दिस फॉर एवरी एक्शन there will be equal and opposite reaction. For every action there will be equal and opposite reaction. ठीक है, तो अब ये भी कह सकते हो कि यहां पे जैसे कह दिया गया कि here एफ बी ए क्या है, एफ बी ए इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए. देखिए नाम कैसे रख रहे हैं हम सब, है ना. और दूसरी बात क्या है, एफ ए बी क्या है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी. ठीक, तो आप क्या कहेंगे इसमें, ये तो हो गया जी. हाँ, अब इसमें क्या कि एक अगर इसमें से एक्शन है तो दूसरा क्या होगा, रिएक्शन होगा, और डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होगी. ठीक है, तो एफ ए बी विल बी इक्वल टू एफ बी ए, निगेटिव साइन के साथ, वेक्टर फॉर्म में. अपोजिट नेगेटिव साइन शोज अपोजिट डायरेक्शन. ठीक, अब इससे एक कंक्लूजन क्या निकला कि फोर्स हमेशा कैसे एग्जिस्ट करता है, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स. अब क्या, इट फ्रॉम दिस यू कैन से कि फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स. फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करता है. और दूसरी बात क्या जी कि
फोर्स, एक्शन एंड रिएक्शन बोथ विल बी एट डिफरेंट बॉडीज, एक ही बॉडी के ऊपर नहीं होगा। एक्शन एंड रिएक्शन will be at different bodies, अलग अलग बॉडीज पे एक्शन और रिएक्शन होगा। पर बच्चों एक चीज कभी कभी सोचते होगे, दो स्टूडेंट्स में मार पिटाई हुई, ठीक, भाई एक्शन इक्वल टू अपोजिट ऑफ रिएक्शन है, इक्वल है। एक बच्चा जितना फोर्स दूसरे के ऊपर लगाया उतनी चोट तो उसको भी लगी ना। पर क्या होता है कि एक बच्चे का पूरा हाथ मुंह सूज जाता है, टूट जाता है, और दूसरा बच्चा क्या बिल्कुल स्ट्रांग बच्चा रहता है। ऐसा क्यों? सोचे? हाँ, मेन है कैपेसिटी कि कौन कितना कैपेबल है। आप देखिए, सुनिए, दूसरा स्टूडेंट, जो स्टूडेंट क्या अटैक किया, हाथ से अटैक किया, मुंह पे मारा, सिर पे मारा, अगर क्या है उसका ये, अब चेहरे के कंपैरिजन में ये ज्यादा स्ट्रांग है। अगर इसके ऊपर उतना फोर्स लगा, इसके ऊपर उतना फोर्स लगा, दोनों के ऊपर बराबर फोर्स लगाएंगे तो उतने फोर्स में ये सारी 32 टूट जाएगी, ठीक है। 32 तो नहीं, 16, 16 इधर होगा, दूसरी तरफ से 32 निकालने के लिए दूसरी तरफ से भी मारना पड़ेगा, है ना। तो आप सुनिए, क्या होता है कि इधर से मारे तो नतीजा क्या है, ये हमारा स्ट्रांग होता है, तो इसलिए क्या है, इसमें कम टूट फूट होती है, और ये क्या है, ज्यादा नरम है, तो इसलिए क्या है, और दांत वगैरह में पूरी काफी स्वेलिंग भी आ जाती है, ठीक है। मतलब स्ट्रेंथ किसकी कितनी, कौन कितना ज्यादा झेल सकता है, ठीक। और इसीलिए क्या है, मैक्सिमम अगर आप देखते होगे कि अगर टीचर बच्चों की पिटाई करता है तो बच्चे क्या करते हैं, सिर पूरा ढक लेंगे, सिर कर लेंगे, और पीठ पे ही पड़े, चेहरे पे ना पड़े, क्योंकि चेहरे पे पड़ेगी तो ज्यादा तेज चोट लगती है, ज्यादा फील होगा, ठीक। और अगर क्या है वैसे है तब कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया जी? तो ये चीज है। तो अब बच्चों इसका प्रूफ देखते हैं कैसे, कि मान लेते हैं ये सुनिए इधर, दिस वन इज द आइसोलेटेड सिस्टम, लेट both bodies are interacting with each other in isolated system, in an isolated सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब बच्चों कि बाहरी किसी तरह का कोई हस्तक्षेप ना रहे, इंटरफेरेंस ना रहे, जैसे कि ना तो पूरी तरह से, ना तो बाहर से एनर्जी आ रही है, ना ही जा रही, ना ही फोर्स का, ना ही मास का, किसी तरह का सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं है। तब क्या होगा, टोटल मोमेंटम विल बी कंजर्व, ठीक। तो मोमेंटम PA, चेंज इन मोमेंटम, देन बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या होगा जी, क्या कि टोटल चेंज इन मोमेंटम PA प्लस डेल्टा PB विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है। तो अब यहां से आप कह सकते हो डेल्टा PA विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा PB, ठीक, माइनस डेल्टा PB। अब इसके बाद डिवाइडिंग बाय डेल्टा T से हमने डिवाइड कर दिया, तो
डेल्टा पी ए बाय डेल्टा टी, मतलब ये डेल्टा टी क्या है, टाइम ऑफ इंटरेक्शन, कितने टाइम्स के लिए, दैट इज माइनस डेल्टा पी बी बाय डेल्टा टी। अब लिमिट ले लेते हैं, लिमिट टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, जीरो हो गई, तब क्या कहेंगे, ठीक, डेल्टा टी की वैल्यू जीरो हो गई, तब क्या हो जाएगा जी, देन यू कैन से, तो लिमिट डेल्टा पी ए बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू लिमिट नेगेटिव साइन डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा पी बी बाय डेल्टा टी। अब ये दिस वन इज द लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तब क्या है, दिस इज द भाई फोर्स इक्वल्स टू dp बाय dt, तो सो दिस इज द एफ ए फोर्स ऑन ए, दैट ए ड्यू टू, ठीक, यहां का ये दैट इज इक्वल्स टू माइनस एफ बी, ठीक। अब क्या है, यहां पे फोर्स ऑन ए जो होगा किसके कारण से है, बी के कारण से, और फोर्स ऑन बी दैट इज ड्यू टू ए, so you can say this is the, if this is action then this will other will be the reaction। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, वेक्टर साइन हम निगलेक्ट कर दिए हैं, कोई बात नहीं, पर आपको पता होना चाहिए कि ये वेक्टर में, यहाँ लीजिए वेक्टर भी डाल भी देते हैं कि कंफ्यूजन ना रहे, ये पूरा का पूरा यहाँ वेक्टर की बात आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। कई बार को एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार नहीं, मैक्सिमम चांसेस पूछा जाता है कि व्हाट इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, एक्सप्लेन, ठीक है, एंड व्हाई, या कई बार ये भी कहा जाता है कि न्यूटन सेकंड, व्हाई द न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब आधा आंसर तो आपको इसी में मिल गया कि व्हाट विच वन इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज रियल लॉ ऑफ मोशन, इज रियल लॉ ऑफ मोशन। अब क्यों जी, बिकॉज बाय दिस, बिकॉज बाय this we can get the Newton's first law, get the Newton's first law as well as third law of motion, third law of मोशन, ठीक है। इसके द्वारा ही हम क्या है वो कर सकते हैं, फर्स्ट लॉ को भी गेन कर सकते हैं और थर्ड लॉ को भी गेन कर सकते हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं कि न्यूटन्स सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। नाउ लेट अस सी अबाउट, अब बात करते हैं जी फर्स्ट लॉ, फर्स्ट पार्ट जी, फर्स्ट लॉ फ्रॉम थर्ड लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ, ठीक, कैसे। अब आपको पता होना चाहिए कि वी नो कि every force applied at any body will be equals to dp by dt, and dp मतलब कि मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस, या कहिए m इंटू ए, तो a का मतलब v माइनस u बाय टी। इफ, अब कह देते हैं इफ द फोर्स अप्लाइड एट द बॉडी इज जीरो, इफ f is equals to 0, then
m इंटू वी माइनस यू बाय t विल बी इक्वल टू 0। ठीक, तो इससे नतीजा क्या निकला, v इक्वल टू u। बच्चों इससे भी लिख सकते थे कि dp बाई डी टी फोर्स इक्वल टू 0, तो dp बाई डी टी इक्वल टू 0, और फिर कह सकते थे कि तो मोमेंटम क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, मास सेम होता है तो वेलोसिटी बराबर हो जाती है। तो इसलिए कहेंगे so in the absence of external force, so in the absence of external force, in the absence of external force, the body will move with constant velocity. Body will move with constant velocity. ठीक है, which is the first law of motion. First law of motion. ठीक, तो अब देखते हैं जी, अब बच्चों देखते हैं थर्ड लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ। सेकंड पॉइंट क्या, न्यूटन्स थर्ड लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ से थर्ड लॉ को डिराइव करना है। तो अब मान लेते हैं, लेट अस सी फिर से कि there are two bodies interacting with each other. This one is the A, this one is the B. अब ये क्या है, FBA मतलब force on B due to A, and this is the FAB force on A due to B. Let कर लेते हैं, let both bodies are interacting with each other in isolated system, in an isolated system. ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम में दोनों क्या है, इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तब अब क्या कहेंगे जी, दोनों आइसोलेटेड सिस्टम में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तब क्या कह देंगे, हाँ अब इसमें आइसोलेटेड सिस्टम में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा कि आपको पता होना चाहिए, चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम, क्योंकि आपको पता है सिंस यू नो F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा टी, तो यहां से क्या है, डेल्टा P विल बी इक्वल टू F इंटू डेल्टा टी, और नेट चेंज इन मोमेंटम विल बी 0 क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है। तो अब क्या है देख लेते हैं, सो डेल्टा पी ए की बात करते हैं, डेल्टा पी ए मतलब इसके लिए इसके ऊपर फोर्स लगने वाला एफ ए बी इंटू डेल्टा टी, एंड डेल्टा पी बी विल बी इक्वल टू फोर्स ऑन बी मतलब क्या है, एफ बी ए इंटू डेल्टा टी। ठीक है, एफ बी ए इंटू डेल्टा टी। अब क्या कर देंगे, क्योंकि सिंस ये फॉर आइसोलेटेड सिस्टम क्या हो जाएगा जी, टोटल चेंज इन मोमेंट बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम,
और यहाँ कहिए सीधे बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या हो जाएगा जी? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या हो गया कि डेल्टा पी ए प्लस डेल्टा पी बी विल बी इक्वल्स टू जीरो, विल बी इक्वल्स टू जीरो। तो अब यहां से क्या एफ ए बी डेल्टा टी प्लस एफ बी ए डेल्टा टी इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से एफ ए बी डेल्टा टी गेट्स कैंसल्ड, सो एफ ए बी विल बी इक्वल्स टू एफ बी ए। ठीक, दैट इज एक्शन इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ रिएक्शन विच इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, लिख दोगे विच इज द थर्ड लॉ। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये हो गया है ना। ओके, थैंक यू।